Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की द्वितीय सत्र परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले खंड का, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे आपकी पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक से। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसा क्या हुआ था कि सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए? तो एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? ये पाठ के आधार पर उत्तर देना है आपको। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। उतनी ही प्रतिष्ठा आपको समाज में मिलेगी जैसे आपकी वेशभूषा होगी। लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरे पर पहला प्रभाव पड़ता है, जिसको आप फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। हमारे विचारों का प्रभाव तो बहुत बाद में पड़ता है। आजकल किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहनकर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालयों में कर्मचारी गण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों, विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ में लेखक द्वारा प्रेमचंद के जूते फटने के क्या कारण बताए हैं? क्या कारण हो सकते हैं, क्यों उनके जूते फट गए? प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने निम्नलिखित कारण बताए हैं। सबसे पहला, बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर पहुंचना। दूसरा, सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज पर ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लेना। तीसरा, प्रेमचंद ने शायद अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी टीले पर अपना जूता आजमाया हो जिसकी ठोकर से उनका जूता फट गया होगा। चौथा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? क्या उन्होंने बातें बताई होगी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। पांचवा प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ना होकर लोगों को कुछ और दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर्दे से यहाँ पर लेखक का ये अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न कविताओं से है। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। उनको क्या लगता है कि कोकिला क्यों बोल रही है? कवि ने कोकिला के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावनाएं जताई हैं। सबसे पहले तो उनको लगता है, हो सकता है कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई हैं। वो जेल में बंद है, बाहर लोगों की क्या दुर्दशा है वो शायद वो उन्हें कह रही है। या फिर कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई हैं। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। कोयल कोई संदेश देना चाहती है या तो उसे कोई समस्या है। समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाती। कोकिला को लेखक
की जंजीरों को देखकर दया आती है। तो ऐसा लगता है जेल में बंद लेखक को, कवि को, कि इन कारणों से शायद कोकिला रात में बोल रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर लिखिए। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। जो उसे पहन रहा है वो सुंदर दिखे और उसका गौरव बढ़े। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उससे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। तीसरा प्रश्न, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चे को काम पर जाता देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, ये अजीब नहीं लगता उनको कि बच्चे रोज काम पर जाते हैं। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? जीवन में बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि यह कौन सा हमारा बच्चा है। लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता और बढ़ाता है। चौथा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों लगता है? और कवि के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसीलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है, यानी कि उन बच्चों का। इससे एक और जहाँ शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, शारीरिक विकास तो रुकता ही है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथाउचित ढंग से नहीं हो पाता। मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होती है। आज के बच्चे कल का भविष्य है। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी? आप अपनी कल्पना से लिखिए। लेखिका की परदादी का व्यक्तित्व विशिष्ट और असाधारण था। लीक से हटकर चलना उनका स्वभाव था, इसलिए उन्होंने पहली संतान के रूप में अपनी पतोहू के लिए लड़की की मन्नत मांगी। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि उस समय के सामाजिक वातावरण के अनुसार परदादी को भी स्वयं लड़की होने का अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा हो, जिसके कारण उनके मन के कोने में लड़कियों के प्रति अत्यधिक लगाव, आदर और कोमल भाव ने जन्म लिया हो। यह भी हो सकता है कि वह अपने जीते जी समाज में लड़कियों का आदर सत्कार होते हुए देखना चाहती हो और उसकी शुरुआत अपने घर से करना चाहती हो। संभवतः वे समाज को दिखाना एवं बताना चाहती है कि लड़कियों का तिरस्कार नहीं, सम्मान होना चाहिए। लड़कियों की समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं। वे उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं, ऐसा वो सोचते हैं शंकर जैसे कुछ लोग। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत है और न ही चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तीसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था?
माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर के घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन न था। उसके पास खेती करने के लिए न कोई ज़मीन थी और न रहने के लिए घर। वह ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना होता था। बेगार ऐसे काम को बोलते हैं जिसके लिए आपको रिटर्न में कुछ ना मिले। वह सवेरे माटा खान के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती और टिहरी के घरों में पहुंचाती। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती और रात गहराने लगती। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर वो सो जाती। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था। चलिए आगे आते हैं। खंड ख, रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। सबसे पहले है कोरोना में लॉकडाउन। लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है और इससे क्या लाभ है। लॉकडाउन व्यवस्था को किसी भी देश में भयंकर आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। आज कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है। कोई दवाई या वैक्सीन ना होने, इस लाइन को अभी हटा दीजिएगा बिकॉज अभी वैक्सीनेशन है हमारे पास। इस वायरस से बचाव का एक ही तरीका सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी ही माना गया। इसीलिए मानव जाति को बचाने के लिए भारत 25 मार्च 2020 सहित दुनिया के सभी देशों ने संपूर्ण लॉकडाउन यानी कि पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। लॉकडाउन में बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सार्वजनिक स्थान, सभी धार्मिक स्थल, शादी ब्याह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम सभी को बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, अनाज और दवाइयों की दुकानों को ही खोला जाता है ताकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। लॉकडाउन अपनाने का मुख्य कारण यह है कि लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना या बाहर आना जाना कम हो सके। बाजारों, शॉपिंग मॉल, सामाजिक कार्यक्रमों, सामाजिक स्थानों आदि पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोग अपने घरों में रहे जिससे वे सुरक्षित रह सके और कोरोना के संक्रमण के खतरे से बचे रहे। इस लॉकडाउन का फायदा प्रकृति व इंसान दोनों को मिला। दूसरा टॉपिक है समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय का महत्व, समय के दुरुपयोग की हानियां, विद्यार्थी और समय का सदुपयोग। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है, समय पर सोता है, वह आगे चलकर सफल और उन्नत व्यक्ति बनता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कि जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो आज करना चाहते हैं उसको अब कर लीजिए। और अगर एक पल में परलय आ जाए, सब नष्ट हो जाए, तो फिर तुम उस काम को कब करोगे। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद ना करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तीसरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, मनुष्यता के लिए खतरा, संकेत बिंदु। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उसके प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। CFC 11 और CFC 12 जैसी ग्रीन हाउस गैसों ने सूर्य के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया है। ये गैसें सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती है लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। यह वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तापमान में वृद्धि और ग्लेशियर के पिघलने के कारण बर्फबारी
में भी कमी आई है। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ गई है, यानी कि इवापोरेशन ज़्यादा होता है अभी। स्थानीय सरकार को चाहिए कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करे तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम ऐसे प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हुए अपराध एवं चोरी की वारदातों की जानकारी देते हुए अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। आपके एरिया में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए आपको थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। सेवा में थानाध्यक्ष, जहाँ के भी वो हैं, जहाँ पर आप रहते हैं। दिनांक लिखेंगे। विषय, शहर में बढ़ते हुए अपराधों की तरफ ध्यान दिलाने हेतु। महोदय, मैं शिव कॉलोनी का निवासी हूँ और आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले 1 माह में क्षेत्र के निवासी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगे हैं। हमारी गली में दिन दहाड़े चोरी की 3 वारदातें हो चुकी हैं। पिछले सप्ताह 1 कार और एवं 2 मोटरसाइकिल चुराई जा चुकी है। चेन झपटने की घटनाएं आम हो चुकी है। कुछ युवक आवारा घूमते रहते हैं। लोग डर के कारण रात को घर से बाहर नहीं निकलते। इस क्षेत्र में पुलिस की सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। कृपया आप अपने सिपाहियों को गश्त लगाने का आदेश दें और अपराधी लोगों को पकड़कर दंडित करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय और आपका नाम। इसके और में प्रश्न है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये पत्र आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, बसा नगर। दिनांक, जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। प्रिय बहन, प्रिया, जो भी आप नाम देना चाहें। स्नेह, आशीष, तुम्हारा पत्र मिला। आशा है घर पर सब स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ कुशलता से हूँ। तुमने लिखा था कि तुम्हारा पाचन खराब रहता है। प्रिय बहन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। और स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम तथा व्यायाम आवश्यक है, लेकिन तुम कभी व्यायाम नहीं करती। व्यायाम और प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं, जैसे शरीर के अंग अंग में रक्त का संचार होता है। जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण फेफड़े खुलते हैं और ऑक्सीजन अधिक जाती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। शरीर के विषैले तत्व त्वचा के रोम छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। शरीर की हड्डियां तथा अंगों में लचक पैदा होने के कारण चुस्ती फुर्ती आती है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा खुश तथा स्वस्थ रहता है। इसलिए कहता हूँ या कहती हूँ, अगर स्वस्थ रहना है तो योग अपनाओ। आशा है तुम नियमित रूप से योग करोगे, जिससे तुम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनोगी। तुम्हारा भाई या बहन, आपका नाम। 6ठा प्रश्न है, मोबाइल फोन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस बारे में 2 महिलाओं की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। दोनों को कोई भी नाम आप देंगे। रजनी कहती है, अरे सरिता कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, कल बेटे का जन्मदिन ढंग से मना लिया? जन्मदिन तो मना लिया, पर बेटा स्मार्टफोन को लेकर स्मार्टफोन लेने की जिद पर अड़ा हुआ है, तो दिला दो उसे फ़ोन। सरिता, बात फ़ोन की नहीं है, फ़ोन लेकर वह उसी में लगा रहेगा। यह बात तो है, आज लगभग हर बच्चे के पास फ़ोन मिल जाता है, पर इसका दुष्प्रभाव उनकी पढ़ाई पर हो रहा है। आज बच्चे पढ़ते कम हैं, फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताते हैं। मैंने अपने बेटे को फ़ोन दिला दिया, पर वह टेस्ट में 2 विषय में फ़ेल हो गया। मेरी बेटी को पहले से याद थे और वह जमा गुणा मौखिक करती थी, मतलब टेबल्स उसको अच्छे से आती थी और वो मैथ्स में अच्छा करती थी, लेकिन जब से मोबाइल में कैलकुलेटर पर अब करने लगी है, तो वो सब भूल गई है। सरिता कहती है, सच कहा तुमने, बच्चे मोबाइल पर गेम खेलकर अपना समय और आंख दोनों खराब करते हैं। मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करने लगे हैं। बच्चों को जागरूक कर इसे रोकना चाहिए ताकि पढ़ाई में मन लगाए। यह ठीक रहेगा। इसके और में प्रश्न है, अपने अपने जीवन लक्ष्य के बारे में 2 मित्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। रंजन कहता है, मित्र चंदन, 12वीं के बाद तुमने क्या सोचा है?
मैंने तो अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर रखा है। मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी है। डॉक्टर ही क्यों, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने के तो और भी तरीके हैं, फिर डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? तो चंदन कहता है, पर मुझे यही तरीका पसंद है। डॉक्टर ही रोते तड़पते मरीज के चेहरे पर मुस्कान लौटाकर वापस भेजते हैं। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। दिन रात एक करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। पर तुमने क्या सोचा है अपने जीवन लक्ष्य के बारे में? तो रंजन कहता है, पर इतनी मेहनत तो अपने वश की नहीं। सुना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, पर बिना मेहनत सफलता कैसे पाओगे? तो रंजन कहता है, मैं नेता बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तूने ठीक कहा, हींग लंगे ना फिटकरी रंग बने चोखा, मतलब मेहनत बिना करना पड़े और सब कुछ अच्छा भी हो जाए। तो रंजन कहता है, नेता बनना भी बहुत आसान नहीं है। जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चंदन, तुम्हारे लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। तो रंजन कहता है, तुम्हें भी शुभकामनाएं। ओके, अब लास्ट संवाद हो गया है। एक कहानी लेखन बचा है। दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखो। बादशाह अकबर की राजसभा में ज्ञानी पंडित का आना, पंडित का बादशाह से सवाल पूछना, जवाब देने के लिए बीरबल को बुलाना, पंडित का दो विकल्प देना, बीरबल द्वारा मुश्किल सवाल का जवाब देकर अपनी चतुराई दिखाना। सबसे पहले तो शीर्षक देंगे आप कहानी को, बीरबल की चतुराई। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को बुलाया गया। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवालों के जवाब दो, या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा, मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहूँगा। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर बीरबल ने उससे पूछा, तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा, यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना था। चलिए दूसरा इसके और में प्रश्न है। आलसी लड़का, पैसे से भरा एक थैला, बिना प्रयास के इतने सारे पैसे, व्यय खर्च, काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, कद्र और उपयोगिता। यानी कि कोई आलसी लड़का होगा जिसको एक पैसे से भरा बैग मिल जाता है, बिना काम के इतने सारे पैसे मिल गए तो वो उसको खर्च करने लगता है, सोचता है काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे कभी उसको पैसे की कद्र नहीं पता लगती और उसको उपयोगिता भी नहीं आती, कैसे उपयोग करना है पैसे को। टॉपिक है मेहनत की कमाई। सोनू एक आलसी लड़का था। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोचकर खुश हो रहा था कि पैसे उसे मिल गए। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी, कुछ पैसों से कपड़े और अन्य सामान खरीदा। इस प्रकार उसने पैसे को खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसकी माँ बोली, बेटा पैसे यूं बर्बाद न करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस प्रकार वह एक बार फिर अपनी पहली वाली स्थिति में ही आ गया। अब सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने यह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। चलिए, तो ये था कक्षा 9 हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेट 2। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।